गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। बेटा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में 11 पॉइंट देखे थे। नंबर 1 था बिजनेस ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट है ड्राइंग एंटिटी, वाउचर, इनकम, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड गुड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। तो असेट्स क्या है, आप लोगों ने ये असेट्स वर्ड है वो कितनी बार भी सुना होगा। असेट्स क्या है, आपके मन में आ रहा होगा कि असेट्स क्या है। तो असेट्स यानी कि फर्म के अंदर केस या तो इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करने के लिए फ्यूचर में काम आती है। तो असेट्स के 2 टाइप है, एक तो है नॉन करंट असेट एंड दूसरा है करंट असेट। अब नॉन करंट असेट यानी कि लॉन्ग टर्म। अब नॉन करंट असेट के अंदर जो 1 ईयर से ज़्यादा हम लोग असेट कंपनी के अंदर चलाते हैं उनको बोला जाता है नॉन करंट असेट। एंड लॉन्ग टर्म के बाद प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज होता है उनको बोला जाता है नॉन करंट असेट। ऐसे ही करंट असेट किसको बोला जाता है, तो 1 ईयर के अंदर जिसका केस में कन्वर्ट कर ले हम लोग, यहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा होगा, यहाँ पे 1 ईयर के अंदर जिसमें हम लोग केस में कन्वर्ट कर दे उसको बोला जाता है करंट असेट। ये शॉर्ट टर्म 1 ईयर के अंदर प्रॉफिट अर्न करने में काम आती है। एंड करंट असेट है उनको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं केस के अंदर। ओके, अब मैं आप लोगों को उसके अंदर भी अलग अलग टाइप से वो बताती हूँ। जैसे कि नॉन करंट असेट के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे 3 टाइप है। टेंजिबल असेट यानी कि जिसको हम लोग टच कर सके एंड जिसको हम लोग देख सके उनको बोला जाता है टेंजिबल असेट। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो सारे टेंजिबल असेट्स है। जिसको हम लोग टच कर सके, देख सके, उनको बोला जाता है टेंजिबल असेट। अब इनटेंजिबल असेट यानी कि जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग महसूस सिर्फ कर सकते हैं, उसको बोला जाता है इनटेंजिबल असेट। जैसे कि गुडविल है, पैटर्न्स है, ट्रेडमार्क है, इस सभी को इंटेंजिबल असेट बोला जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी कि कंपनी ने दूसरी जगह पे, दूसरी इंडस्ट्री या तो कोई भी जगह पे लॉन्ग टर्म के लिए रुपीज को इन्वेस्ट किया हो, उनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ऐसे ही हम लोग करंट में देखते हैं। तो करंट के अंदर सबसे पहले है केस एंड डिपॉजिट, यानी कि केस है हाथ में या तो बैंक में डिपॉजिट पड़ी है। रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स। अब डेटर्स यानी क्या, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पे था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर के अंदर रुपीज हमें वापस मिल जाते हैं। हम लोगों ने दूसरी जगह पे रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कंपनी ने दूसरी जगह पे रुपीज इन्वेस्ट किए हैं एंड वो रुपीज हमें 1 ईयर के अंदर हमें मिल जाए वापस, उनको बोला जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, यानी कि किसी को हम लोगों ने लोन दी है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 ईयर के अंदर हमें वापस मिल जाए, या तो हम लोगों ने एडवांस में रुपीज पेमेंट किए हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि एक्सपेंसेस अभी नहीं है, फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन हम लोग पहले से उनको पेमेंट कर दे तो वो बन जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, हम लोग एडवांस में एक्सपेंसेस पेमेंट कर दे उनको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल आ सकता है। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल के अंदर नेक्स्ट आता है
वर्क इन प्रोग्रेस, एंड लास्ट फिनिश गुड्स। यानी कि रॉ मटेरियल, यानी कि पहले से हम लोग सप्लायर के पास से जो चीज लेते हैं वो। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि ये हम लोगों ने रॉ मटेरियल लिया है, उसके ऊपर अभी भी प्रोसेस चल रही है, बीच में है, उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक गुड्स बना नहीं है उसको, ओके। अब गुड्स बन के आ गया है एंड अभी तक हम लोगों ने सेल नहीं किया है, हमारे पास वेयर हाउसिंग में पड़ा है वो गुड्स, उसको सभी को बोला जाता है इन्वेंट्री, ओके बेटा। अब असेट्स का फॉर्मूला क्या है, तो इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अब इक्विटी यानी क्या, वो भी मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं। तो इक्विटी यानी कि वो सेल्फ जनरेट होती है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कैपिटल वर्ड के बारे में, कि जो ओनर होते हैं वो कंपनी में, खुद की कंपनी में जो रुपीज इन्वेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल। तो कैपिटल है वो एक इक्विटी ही है, इसको कैपिटल भी बोला जाता है, ओके। उसका दूसरा नाम है कैपिटल। प्लस है लायबिलिटीज, तो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि लायबिलिटीज क्या है, ओके। एंड साथ साथ में ये दो प्लस करके कैसे असेट्स मिलती है हमें, वो भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके डिटेल में बताऊंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है 13 नंबर का लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी कि फर्म को जो पेमेंट करनी होती है उनको बोला जाता है लायबिलिटीज। जैसे कि फर्म ने किसी के पास से उधार में ली हो कुछ भी चीज, या तो लोन ली हो, उसको बोला जाता है लायबिलिटीज, ओके। अब लायबिलिटीज में भी ऐसे ही दो टाइप्स है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। जैसे असेट्स में था ऐसे ही है। करंट लायबिलिटीज यानी कि 1 ईयर के अंदर हमें पेमेंट करना होता है, उसको बोला जाता है करंट लायबिलिटीज। एंड नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज्यादा हमें टाइम मिले पेमेंट करने का, उनको बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे जो नॉन करंट लायबिलिटीज है उसके अंदर भी अलग अलग है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोविंस है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंस यानी कि आप लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट के अंदर डिबेंचर, शेयर मार्केट के अंदर एक तो शेयर बेचा जाता है एंड दूसरा डिबेंचर भी होते हैं एंड लोन होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी होती है। तो जो डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट है, जिस थ्रू हम लोगों ने कंपनी के अंदर रुपीज इकट्ठा किए हैं, क्योंकि कंपनी तो हम लोग स्टार्टिंग से ऐसे तो नहीं चला सकते हैं, ओनर के पास तो इतने सारे रुपीज तो नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे डिबेंचर, लोन या तो पब्लिक के पास से डिपॉजिट ली होगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ओके। अब ऐसे ही आप लोगों को पता है कि कंपनी को टैक्स पेमेंट करना होता है, तो टैक्स के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स रखा जाता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को बोला लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को बोला जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर सेम है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, जो लोन है वो हम लोगों ने 1 ईयर के लिए लिए, या तो पब्लिक डिपॉजिट हम लोगों ने 1 ईयर के लिए ली है, बाद में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। आगे है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऐसे ही यहाँ पे मैंने बोला कि प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे भी आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, 1 ईयर के लिए होता है। ट्रेड पेएबल के अंदर आता है क्रेडिटर्स। अब मैंने आप लोगों को असेट्स के अंदर वहां पे देखा था हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स वर्ड मैंने बोला एंड यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स वर्ड बोला। अब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे बताया कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब कैपिटल की जगह पे मैंने वहां पे इक्विटी लिखा था। अब वो कैसे, तो यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट ड्रॉ की है, बैलेंस शीट का छोटा सा एक फॉर्मेट ड्रॉ किया है। उसमें 2 साइड होती है, लायबिलिटीज एंड असेट साइड। लायबिलिटीज साइड है ना, 2 चीज लिखी जाती है, एक तो इक्विटी या तो कैपिटल एंड दूसरी लायबिलिटीज, एंड यहाँ पे असेट। दोनों साइड टोटल सेम आ जाता है। क्यों पता है आप लोगों को? इसलिए तो ये फॉर्मूला बना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो रुपीज इकट्ठा किए हैं वो सारे के सारे लायबिलिटीज है। अब उस रुपीज को हम लोगों ने
इन्वेस्ट किया होगा कोई भी मशीनरी लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, या तो समझ लो वो रुपीज ऐसे ही केस में पड़ा है, या तो वो रुपीज ऐसे ही बैंक में डिपॉजिट पड़ा है, तो वो सारा का सारा हमारा असेट ही है। इसलिए असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों साइड सेम आती है, इसलिए फॉर्मूला बना है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसलिए फॉर्मूला बना है असेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ओके, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूं। जैसे कि हमारे पास कैपिटल है 20,000 की एंड लायबिलिटीज है 10,000। असेट साइड हमारे पास यहाँ पे प्लांट है 5,000, मशीनरी है 5,000 एंड बाकी का केस में पड़ा है, एंड बाकी की अमाउंट है वो केस में पड़ी है 20,000। तो दोनों साइड मतलब हम लोगों ने जो रुपीज इकट्ठा किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। या तो हम लोगों ने कोई भी चीज में इन्वेस्ट किए होंगे, या तो केस या तो बैंक अकाउंट में हमारे पास पड़े होंगे, तो वो भी एक असेट है। इसलिए दोनों साइड सेम टोटल आता है। ओके, इसलिए ये फॉर्मूला बना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया कि क्रेडिटर्स एंड डेटर्स के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो 14 नंबर का टॉपिक लेते हैं हम लोग, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटीज है जो परचेस गुड्स एंड सर्विस विदाउट पेड मनी, यानी कि क्रेडिट परचेस, उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिट परचेस। उधार में परचेस किया हो उस टाइम पे जो हम लोगों ने जिसको रुपीज नहीं दिए है उस पर्सन को बोला जाता है क्रेडिटर्स, एंड वो लायबिलिटी साइड आता है। ऐसे ही डेटर्स सेल्स गुड्स एंड सर्विस विदाउट रिसीव्ड मनी। कस्टमर को, कोई भी कस्टमर को हम लोगों ने गुड्स सेल किया है, अभी तक हम लोगों ने उसके पास रुपीज नहीं लिए हैं, उसको बोला, उस पर्सन को मतलब उस कस्टमर को बोला जाता है डेटर्स। उस कस्टमर को बोला जाता है डेटर्स। एंड जो हम लोगों ने विदाउट रिसीव मनी सेल्स किया है उसको बोला जाता है क्रेडिट सेल्स, यानी उसको बोला जाता है उधार में बेचना। ओके, अब मैं आप लोगों को दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे देकर समझा रही हूं। समझ लो कोई एक कंपनी है, समझ लो टाटा कंपनी है। कोई एक कस्टमर आता है उनके पास से गुड्स लेने के लिए, कोई एक कस्टमर आता है उसके पास से गुड्स लेने के लिए, एक कस्टमर है गुड्स लेने के लिए उनके पास से आता है। अब वो गुड्स के बदले में मनी नहीं देता है, तब ये ए है वो क्रेडिटर, तब ये ए है वो डेटर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? तब वो ए है वो डेटर्स बन जाता है। ऐसे ही टाटा कंपनी ही है, उसने कोई सप्लायर के पास से उसने रॉ मटेरियल लिया है, कोई सप्लायर के पास से उसने रॉ मटेरियल लिया है एंड उसके बदले में रुपीज सप्लायर को अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं टाटा कंपनी वालों ने। तब ये सप्लायर है वो हमारा मतलब टाटा कंपनी का क्या बन जाएगा? वो सप्लायर, तब वो सप्लायर बन जाएगा क्रेडिटर्स। अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्रेडिटर्स एंड डेटर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं तो जो कस्टमर होते हैं वो डेटर्स है एंड जो सप्लायर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स है। ओके, जिसको हमें पेमेंट करना होता है एंड इसके पास से हमें रुपीस लेना होता है। ओके बेटा, समझ गए आप लोग? अब आज का आपका होमवर्क रहेगा, आप लोगों को आज है ना होमवर्क में डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, अभी की आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।